हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन शुरू किए थे, जिसमें हम लोग चक्रवात, वायु राशि और संघनन, बादल ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, बादल के कितने प्रकार हैं वो सभी पढ़ चुके थे पिछले पार्ट में। अगर पिछला वीडियो आप अगर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से बादल के कितने प्रकार होते हैं ये सब पढ़ाया गया और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आज हम लोग वर्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्षण जल चक्र से संबंधित एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत संघनित जल की बूंदें या हिम के कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह की ओर गिरते हैं। इसमें केवल वर्षा अथवा हिम ही शामिल नहीं, अपितु जल के अन्य रूप जैसे ओले, कोहरा आदि भी शामिल है। तो देखिए, वर्षण क्या होता है। इवापोरेशन होने के बाद हम लोग कंडेंसेशन पढ़ चुके थे। उसके बाद यह पानी क्या होगा, जब वो कंडेंसेशन हुआ तो उसके बाद वह गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह जमीन में गिरेगा। ठीक है, तो इसी को वर्षण कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं। वर्षा होने के लिए क्या क्या दशाएं जरूरी है। पहली बात तो जल का वाष्पीकरण होना चाहिए। जल इवापोरेट नहीं होगा तो वर्षा होगा कैसे। आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति, यानी कि आर्द्रता ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई चीज होना चाहिए वहां पर। जैसे कि आर्द्रता ग्रहण करने के लिए क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे वायुमंडल में धूल कण होता है, उसके बाद नमक की मात्रा होती है। तो ये सब चीज क्या है, आर्द्रता ग्रहण करने वाली चीजें हैं। वायु में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा। अब जो वायु ऊपर उठ के जा रहा है उसमें पर्याप्त जलवाष्प होनी चाहिए। ठीक है, जलवाष्प अगर बढ़िया से नहीं होगा, अच्छा मात्रा में नहीं होगा, तो वह भारी नहीं होगा ऊपर जाके, और उसके बाद वह गिर नहीं पाएगा। वायु का आरोहण, वायु का संतृप्त होना। अब वायु क्या है, वह संतृप्त होना, यानी कि उस वायु में जितना नमी होना चाहिए वह पूरी 100% वायु होना चाहिए, 100% जल होना चाहिए। ठीक है, उसमें तो संतृप्त वायु हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि संतृप्त वायु किसे कहते हैं। वायु का संघनन, वायु का संघनन मतलब कंडेंसेशन होना चाहिए। ठीक है, जब संघनन 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर होता है तो वायुमंडलीय वाष्पन का हिमकणों के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब संघनन जो है 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर होता है तो वायुमंडलीय जल वाष्प का हिमकणों के रूप में परिवर्तन होता है। क्योंकि 0 डिग्री से अगर नीचे का अगर तापमान रहेगा तो बर्फ में मतलब कि आप जानते हैं कि बर्फ में बदल जाता है पानी, फलतः हिम वर्षा होगी। अगर वायु का संघनन जो है अगर 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर होगा तो वह हिम वर्षा होगी। ठीक है, जबकि 0 डिग्री से अधिक तापमान पर संघनन की क्रिया से जल जो होता है वह बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी जब आप देखते हैं कि बारिश हो रहा है और वह उसके साथ क्या हिम वर्षा अगर हो रही है, तो इसका मतलब कि जो संघनन हुआ है वह 0 डिग्री से कम तापमान पर हुआ है, या तो 0 डिग्री पे हुआ है या 0 डिग्री से कम तापमान पर हुआ। 0 डिग्री से अधिक तापमान पर होने पर संघनन की क्रिया जो है वह जल बूंदों के रूप में होता है। ठीक है, जल बूंदों के रूप में। आप फ्रिज में देखते, आपको पता होगा कि जब 0 डिग्री पे ही जो होता है बर्फ बनता है। ठीक है, या 0 डिग्री से कम पे। ठीक है, इसलिए अगर 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम पे संघनन हुआ है इसका मतलब हिम वर्षा होगा। ये उससे ज्यादा पर हुआ है तो क्या होगा, जल बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब जल की बूंदें या हिम के कण अपेक्षाकृत कम या अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से होते हुए एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो इस प्रकार होने वाली वर्षा को मिश्रित वर्षा या सहिम वर्षा कहते हैं। तो क्या होता है, जब जल की बूंदें या हिम के कण अपेक्षाकृत कम या अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से होते हुए एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, यानी कि जल का बूंद और हिमकण दोनों एक साथ अगर बरसता है, दोनों ही, ठीक है, अपेक्षाकृत कम या अधिक तापमान वाले क्षेत्रों से होते हुए एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, अगर यह दोनों हिम और जल दोनों ही एक साथ अगर गिर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, मिश्रित वर्षा कहेंगे या सहिम वर्षा कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सहिम वर्षा या मिश्रित वर्षा किसको कहते हैं, जिसमें जल की बूंदें और हिम के कण दोनों एक साथ गिरते हैं। वर्षण के रूप, ठीक है, अब हम लोग रूप देखते हैं इसे। फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, पृथ्वी पर वर्षण के कई रूपों में होते हैं, जैसे जल की बूंदों, हिमकरण व ठोस बर्फ या ओला, या कभी कभी एक साथ जल की बूंदों एवं ओले के रूप में। ठीक है, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि
नॉर्मली जो वर्षा होता है वो पानी के रूप में होता है, कभी कभी बर्फ के रूप में होता है, और कभी कभी देखते हैं कि यह ओला बूंद मतलब दोनों रूप में होता है, यानी ठोस भी रूप में और जल के रूप में भी। वर्षण के रूप अधिकांशतः संघनन की विधि व तापमान पर निर्भर करती है। वर्षण के अनेक रूप हैं, जैसे चलिए रूप देख लेते हैं। पहला है फुहारा स्प्रे। जब वर्षा जल की छोटी छोटी लगभग 0.5 मिलीमीटर से भी कम व्यास वाली बूंदों के रूप में होता है तो उसे फुहारा कहते हैं। फुहारा किसको कहते हैं? जब जल का जो बूंद हो वो 0.5 मिलीमीटर से भी कम हो तो इसको क्या कहते हैं? फुहारा कहते हैं। इसमें संघनन की प्रक्रिया धीमी होती है। ऐसी बूंदों का निर्माण हिमकणों के द्रवित या नीचे गिरते हुए बादलों के परस्पर मिलने से होता है। ठीक है। ऐसी बूंदों का निर्माण कैसे होता है? जब हिमकण जब नीचे गिर रहा होता है, हिमकणों के द्रवित या नीचे गिरते हुए बादलों से परस्पर मिलने से होता है। ठीक है। जब हिमकण गिर रहा होता है तो वह आपस में टकरा के छोटे छोटे फुहारों में बदल जाता है। ठीक है। फुहारे सदैव निम्न स्तरीय मेघों द्वारा होते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इससे पिछला वाला वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि जितना भी वर्षा होता है वह सब निम्न स्तरीय मेघों द्वारा ही होता है। ठीक है। कोई नई बात नहीं है। तो फुहारा आपको याद रहेगा। फुहारा में इंपॉर्टेंट क्या था कि यह 0.5 मिलीमीटर से भी कम व्यास रहेगा। फुहारा कहते हैं इसमें संघनन की प्रक्रिया धीमी होती है। ठीक है। और यह हिमकण जो होता है वो आपस में जब परस्पर टकराता है, मिलने से होता है। ठीक है। फुहारा जो होता है निम्न स्तरीय मेघों द्वारा होती है। चलिए सहिम वर्षा देखते हैं। ठीक है। सिल्ट जिसको कहते हैं, जब वर्षा की बूंदों के साथ हिमकण भी गिरने लगते हैं। जब वर्षा की बूंदों के साथ क्या होता है? हिमकण भी गिरने लगते हैं तो इसे सहिम वर्षा कहते हैं। याद रखिएगा, वर्षा की बूंदों के साथ हिमकण भी गिरने लगता है। समानतः यह पानी की बूंदों तथा छोटे छोटे ठोस बर्फ की गोलियों का मिश्रित रूप होता है। क्या होता है? सामान्यतः यह पानी की बूंदों तथा छोटी छोटी ठोस बर्फ की गोलियों का मिश्रित रूप होता है, यानी पानी भी रहता है और उसमें ठोस गोलियां भी रहती है बर्फ की। जब वर्षा की बूंदें ऊपरी गर्म वायु से निचली ठंडी वायु में प्रवेश करती है तो जम जाती है और भूतल पर नन्ही नन्ही गोलियों के रूप में गिरती। तो क्या होता है? जब वर्षा का जो बूंद होता है वह गर्म वायु से नीचे जब ठंडा वायु में प्रवेश करता है तो वह अपने आप ही जम जाता है और वह छोटा छोटा गोली के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सहिम मात्रा में समय एवं क्षेत्र की दृष्टि से कभी कभी होने वाली सहिम वर्षा को करकापात कहते हैं। ठीक है। सीमित मात्रा में समय एवं क्षेत्र की दृष्टि से कभी कभी होने वाली सहिम वर्षा को, मतलब जब कभी कदाल वर्षा होता है इस तरह का, आप देखते होंगे कि हमेशा इस तरह का वर्षा नहीं होता है आपके क्षेत्र में। कभी कदाल ही इस तरह का वर्षा होता है जिसमें छोटा छोटा बर्फ का गोला भी होता है और बूंद भी होता है। तो इसको क्या कहते हैं? करकापात कहते हैं। ठीक है। होने वाली सहिम वर्षा को करकापात कहते हैं। इसको सहिम वर्षा ना करके इसको करकापात कहते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर जो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बूंदों के साथ साथ क्या होता है कि जो छोटा छोटा ये भी आता है, मतलब बर्फ भी गिरता है, तो उसको करकापात कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हिमपात, स्नोफॉल। जब संघनन हिमांक से यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पे हो, जब 0 डिग्री के नीचे के तापमान पर होगा तो क्या होगा? वह बर्फ के रूप में बदल जाएगा। तो वायुमंडलीय आर्द्रता हिमकणों में बदल जाती है। ठीक है। तो आर्द्रता जो होती है वह क्या होता है? वही हिमकणों में बदल जाती है। ये छोटे छोटे हिमकण मिलकर बड़े हिमकण यानी स्नोफ्लेक्स, बड़े हिमकण बनाते हैं। बड़े हिमकण को क्या कहते हैं? स्नोफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है। जैसे इसको स्नोफॉल कह रहे थे, इसे स्नोफ्लेक्स कहते हैं, जो बड़े और भारी होकर धरातल पर गिरने लगते हैं। क्या होता है? बड़ा होकर और भारी होकर धरातल पर गिरने लगता है। वर्षण के इस रूप को हिमपात कहते हैं। चलिए, पश्चिमी हिमालय, मध्य व उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में शीतकाल में सामान्यतः हिमपात होते हैं। तो यह पश्चिमी हिमालय और इन सब जगहों पर मध्य एवं उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में शीतकाल में सामान्यतः हिमपात होते हैं। ओलावृष्टि।
वर्षण के फलस्वरूप हिम के कण आदि गोले 5 से 50 मिलीमीटर व्यास वाले बन जाए तो इसके गिरने को ओलावृष्टि कहते हैं। सामान्यतः यह कपासी वर्षा मेघ से संघनन से बनते हैं। ठीक है, तो इसका व्यास याद रखिएगा 5 से 50 मिलीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं बादल फटना। बादल फटने का अर्थ अचानक ही आए तूफान और भीषण गर्जन के साथ तीव्र गति से होने वाली वर्षा से है। जब वातावरण में अधिक नमी हो जाती है और हवा का रुख कुछ ऐसा होता है कि बादल दबाव से ऊपर की ओर उठता है और पहाड़ से टकराते हैं। इस स्थिति में पानी एक साथ बरस जाता है। इन बादलों को क्यूम्यूलोनिम्बस कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में बादल अधिक फटते हैं। तो बादल फटना क्या होता है? जब अचानक तूफान और भीषण गर्जन के साथ जब तीव्र गति से वर्षा होती है तो इसको बादल फटना कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब वातावरण में बहुत अधिक नमी हो, ठीक है, और हवा कुछ इस तरीके से चल रहा हो कि हवा बहुत ऊपर की ओर उठ रहा हो और उसे वह पहाड़ से टकरा जाए। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ा बादल है और वह बहुत मतलब कि बड़े पहाड़ से वो टकरा जाए। इस स्थिति में पानी जो है एक साथ बहुत ज़्यादा बरस जाता है। इस तरह के बादल को और क्या कहते हैं? क्यूम्यूलोनिम्बस। ठीक है, और यह पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, मैदानी क्षेत्रों में कम होता है, क्योंकि वह वहाँ पर पहाड़ों के कारण वो टकरा जाता है बादल। बादल फटने की घटनाएं अक्सर मानसून के दिनों में ही होती है, क्योंकि इसी मौसम में गर्म और ठंडी दोनों तरह की हवाएं मौजूद होती है। ठीक है, इसी मौसम में क्या होता है? गर्म और ठंडी दोनों तरह की हवाएं मौजूद होती है। यह घटनाएं कब होती है? मानसून में अक्सर होती है। चलिए तड़ित झंझा देखते हैं। तड़ित झंझा तूफानी वर्षा का एक प्रकार है जिसमें बिजली और गरज के साथ धूल भरी आंधियां, भारी वर्षा एवं कभी कभी ओलावृष्टि होती है। तड़ित झंझा क्या है? बिजली गरज के साथ धूल भरी आंधी, भारी वर्षा, कभी कभी ओलावृष्टि, यानी सब कुछ इसमें हो जाता है। क्या है? बिजली कड़कना, ठीक है, धूल भरी आंधी, भारी वर्षा, ओलावृष्टि। इसकी उत्पत्ति कपासी वर्षा मेघों द्वारा होती है। यह तो हम लोगों को समझ में आ ही गया कि सारा जो बहुत जोरदार वाला वर्षा जो होता है वो कपासी वर्षा मेघों द्वारा ही होता है। यह वर्षा ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतुओं में सामान्यतः दोपहर के बाद या शाम को होती है। ठीक है, तो यह कब होता है? दोपहर के बाद होता है या शाम में होता है। ठीक है, तो अब आप लोग गौर कीजिएगा कि हमेशा इस तरह का वर्षा जो होगा यह गरज के साथ और ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी वाला, यह हमेशा दोपहर के बाद होता है। आर्द्रता युक्त बादल, अस्थिर हवा, बिजली की उपस्थिति, तेजी से ऊपर उठती गर्म हवा सम्मिलित रूप से तड़ित झंझा का निर्माण करती है। तो तड़ित झंझा के निर्माण कौन कौन सा कारक है? तो आर्द्रता युक्त बादल। ठीक है, क्या होना चाहिए? आर्द्रता युक्त बादल होना चाहिए। अस्थिर हवा, हवा बहुत अस्थिर है। बिजली की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, बिजली की उपस्थिति यानी ये जो हमारे घर में बिजली आता है उसकी बात नहीं कर रहा है। बिजली की उपस्थिति यानी कि आसमान में बिजली की उपस्थिति होनी चाहिए। तेजी से ऊपर उठती गर्म हवा सम्मिलित रूप से तड़ित झंझा का निर्माण करती है। तो 3-4 उसके कारक हैं निर्माण करने के। आर्द्रता युक्त बादल, अस्थिर हवा, बिजली की उपस्थिति, तेजी से ऊपर उठती गर्म हवा सम्मिलित रूप से तड़ित झंझा का निर्माण करती है। बिजली चमकना क्या होता है? बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। देखिए बादल का कुछ समूह है, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए बादल का कुछ समूह है और ये कुछ बादल का समूह है। ठीक है, ये जो है कुछ धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और ये कुछ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश बोले यह आवेश बादलों में उपस्थित जल के कण के हवा के घर्षण के फलस्वरूप पैदा होते हैं। अब यह आवेश कैसे पैदा होता है? तो यह हवा के घर्षण के कारण पैदा होता है। ठीक है, जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश बादल आपस में टकराते हैं तो अति उच्च शक्ति का बिजली उत्पन्न होता है। तो इसी के दौरान यह नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों जब टकराता है तो क्या होता है? यह आपस में टकराते हैं जिससे उच्च शक्ति की क्या होती है? बिजली उत्पन्न होती है। इसी दौरान दोनों तरह के बादलों के मध्य हवा में विद्युत धारा के प्रवाह होने से रोशनी चमक पैदा करती है। और इसी के बीच में क्या होता है? कुछ हवा होता है और इसी के कारण क्या होता है? यहाँ पर
रोशनी चमकता है, ये दोनों टकराता है और इससे बिजली पैदा होती है। और यहाँ पर हवा बीच में है, इससे क्या पैदा ये जो चमक है वह दिखाई देता है, ठीक है। रोशनी जो दिखाई देता है वो उसी के कारण, उस हवा के कारण दिखाई देता है। इसी दौरान दोनों तरह के बादलों के मध्य हवा में विद्युत धारा प्रवाहित होने से, यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और प्रवाहित होने से यह रोशनी तेज चमक से पैदा होती है, ठीक है। तो बिजली का चमकना आपको समझ आ गया। अब आते हैं रेनफॉल, ठीक है, वर्षा। संघनन के फलस्वरूप बादल को जल में रूप लेना वर्षा कहलाता है। तो वर्षा हम लोग जानते हैं, वर्षा कितने प्रकार के होते हैं ये देख लीजिए। वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। संवहनीय वर्षा, ठीक है, यह विषुवत रेखा के पास होती है क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक पड़ता है और बादल अधिक बनते हैं, जिस कारण प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक वर्षा होती है। यह वर्षा फुहारे के समान होती है, मूसलाधार नहीं होती है। तो संवहनीय वर्षा किसको कहते हैं, जो सीधे गिरती है, ठीक है। जैसे ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के पास क्या होता है कि यहाँ पर सीधा किरण, सूरज का सीधा किरण पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर जितना भी पानी है यह सब गर्म हो जाता है। गर्म होके सुबह से गर्म हो रहा होता है और 2-4 बजे तक क्या होता है, यहाँ पर बादल बन जाता है और बादल बन के बरस जाता है, ठीक है, और सीधे बरसता है। संवहनीय वर्षा का मतलब यही हुआ कि एकदम सीधे बरस जाना, ठीक है, तिरछा तुरछी कुछ नहीं, सीधे बरस जाना। चलिए, तो यह हमेशा 2-4 बजे तक होता है और यह वर्षा हमेशा फुहारे के रूप में होता है, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं चक्रवाती वर्षा, ठीक है। यह समुद्र के किनारे होता है। चक्रवाती वर्षा कैसा होता है, समुद्र के किनारे होता है। जब समुद्र में चक्रवात बनता है और समुद्र का चक्रवात जो होता है वह जाकर क्या होता है कि किसी लैंड एरिया में आकर जब वह टकराता है किसी पहाड़ से या किसी चीज से, तब वह वहां पर क्या होता है, यह वर्षा होती है। यह समुद्र के किनारे होती है क्योंकि समुद्र का जल भाप बनकर बादल बना लेता है। समुद्र का जल क्या है, भाप बनकर बादल बना लेता है, जो और अपने समीप वाले स्थल पर बरस जाता है। जब वह अपने समीप वाले चल कर, मतलब वह बादल बना लिया और वह चलता जा रहा है, चलते चलते वह जब किसी पहाड़ से टकराएगा और जाकर वहां पर बरस जाएगा, ठीक है। इसी वर्षा से चक्रवात उत्पन्न होता है। तो जो भी उसके समीप वाला स्थल होता है वहां पर जाकर वह बरस जाता है, ठीक है। पर्वतीय वर्षा, यह वर्षा पर्वतों से टकरा कर होती है। पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं होती। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, यहाँ से आया हवा, ठीक है, बादल बनकर, और यहाँ जाके टकरा गया, ठीक है, और यहीं पर बरस गया, ठीक है। इधर अब कुछ नहीं बरस रहा है, इस साइड एकदम सूखा है, इधर पूरा पानी बरस गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वत के दूसरी तरफ क्या है, वह पूरा वृष्टि छाया क्षेत्र है, उसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, और दूसरी तरफ पूरा पानी बरस रहा होता है। विश्व के अधिकांश क्षेत्र पर पर्वतीय वर्षा होती है। तो जहां पर भी पर्वत रहेगा वहां पर संभव है कि पर्वतीय वर्षा होगी। कृत्रिम वर्षा, अब कृत्रिम वर्षा देख लेते हैं क्या है। वायुयान की सहायता से आकाश में सिल्वर आयोडाइड, आपको यह शब्द याद रखना, सिल्वर आयोडाइड, AgL, ठीक है, AgI सॉरी, का छिड़काव किया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। यह सिल्वर आयोडाइड आकाश में उपस्थित जलवाष्प के कणों को आकर्षित करता है, आकर्षित करके बड़े बादल के रूप देता है, जिससे वर्षा हो जाती है। इसे मेघ विजन, क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। तो यह शब्द याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, और यह मेघ विजन यानी क्लाउड सीडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सिल्वर आयोडाइड को पूरा फैला दिया जाता है आकाश में, जिससे वह आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, जितना भी वायु में आर्द्रता रहता है उसको ग्रहण कर लेता है, और वह जब भारी हो जाता है तो वह खुद बारिश के रूप में गिर जाता है, ठीक है। वर्षा रोकने के लिए आकाश में रॉकेट छोड़े जाते हैं, जिससे बादल बिखर जाते हैं और वर्षा रुक जाती है। अब इस तरह का वर्षा जो आर्टिफिशियल वर्षा है, इसको अगर रोकना है, ठीक है, तो रोकने के लिए क्या किया जाता है, रॉकेट छोड़ा जाता है। रॉकेट छोड़ने से क्या होगा, बादल फट जाएगा, बादल फट क्या जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वर्षा रुक जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देख लेते हैं। 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिम के तरफ बढ़ने पर यह कम हो जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये विषुवत रेखा है,
30 से 40 डिग्री, सॉरी 35 से 40 डिग्री, ये 35 से 40 डिग्री दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ क्या बना हुआ है, ये कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या कहने की कोशिश, उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है। पूर्वी तट क्या हुआ, ये वाला तट, ठीक है, पूर्वी तट, ये पूर्वी तट पर बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है, जबकि पश्चिमी तट पर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, डेजर्ट, ठीक है। आप जब भी देखेंगे तो पश्चिमी तट पर ही डेजर्ट पाया जाएगा, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ बढ़ने पर यह कम हो जाता है। तो पूर्वी तट से शुरू होता है और पश्चिम साइड यानी इधर से शुरू होता है और पश्चिम की तरफ यह कम हो जाता है, ठीक है। 40 से 60 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों के प्रभाव होने के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पूरब की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखें कि 35 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में क्या हो रहा था, पूरब के साइड ज़्यादा वर्षा हो रहा था। 35 से 40 डिग्री में क्या हो रहा था कि पूरब की तरफ ज़्यादा वर्षा, पश्चिम में कम, ठीक है। और 45 से 60 डिग्री में उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में क्या हो रहा है, पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा, जबकि पूरब की तरफ बढ़ने पर कम मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो 45 से 60 डिग्री पे पछुआ पवन बहता है और 35 से 40 में व्यापारिक पवन बह रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर व्यापारिक पवन का जो दिशा होता है वह इस तरीके से होता है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। व्यापारिक पवन का जो दिशा होता है वह इस तरीके का होता है, ठीक है, एक सेकंड, इस तरीके से, ठीक है, यानी यह पूरब के तरफ होता है इस तरीके से, ठीक है। इसलिए इधर वर्षा करवा देता है इस साइड में और इधर जाते जाते वो कम हो जाता है। लेकिन जब पछुआ पवन की बात करें तो वह किस तरीके से होता है, वह इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए यह इस तरफ वर्षा खूब करवाता है लेकिन इधर नहीं करवा पाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ हम पहले पढ़ा चुके हैं, आप जाकर वीडियो देखिए। चलिए, मानचित्र पर वर्षा का वितरण आइसोहाइट से दर्शाया जाता है। संसार में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। तो आपको याद रखना है, संसार में सबसे ज्यादा वर्षा किस रूप में होता है, पर्वतीय वर्षा के रूप में होता है। और मानचित्र पर वर्षा का जो वितरण है उसको क्या कहा जाता है, आइसोहाइट कहा जाता है, याद रखिएगा, आइसोहाइट, ठीक है। तड़ित झंझावत में हवाओं की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। तड़ित झंझावत में क्या होता है, हवाओं की गति नीचे से ऊपर की ओर। तड़ित झंझावत में हवाओं की गति नीचे से ऊपर की ओर। विषुवत रेखीय प्रदेशों में दोपहर के पश्चात 3 से 4 के बीच आसपास संवहनीय वर्षा होती है। 4 o'clock रेन कहते हैं, ठीक है, इसको 4 o'clock रेन कहते हैं, क्योंकि विषुवत रेखीय प्रदेश की बात कर रहा है, ठीक है। विषुवत रेखीय प्रदेश में क्या होगा कि 2 से 4 बजे तक के बीच, या 3 से 4 जो भी बोले, उस समय हमेशा संवहनीय वर्षा होता है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली मूसलाधार वर्षा को मावट कहा जाता है। तो देखिए, राजस्थान में तो वर्षा होता नहीं है, ठीक है, राजस्थान में क्या होता है, वर्षा तो होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो होता है वह पश्चिमी विक्षोभ से आ जाता है, ठीक है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ से जो मूसलाधार वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, मावट, ठीक है, याद रखिएगा। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, अब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं, आपको कितना याद रहता है। चक्रवात का निर्माण दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है। ठंडा और गर्म दोनों दो वायु राशि मिल जाएगा तो क्या होगा, चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्रवात का शांत क्षेत्र आंख कहलाता है। चक्रवात की आंख की विशेषता क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। चक्रवात की आंख की विशेषता क्या है, आंख की विशेषता उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है। चक्रवात की आंख की विशेषता क्या है, वो एकदम शांत क्षेत्र होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पंटल वर्षा नहीं, कुछ और लिखना चाहिए था, गलत हो गया है। टी मापक, ठीक है, यानी टी स्केल का किसका मापन किया जाता है, चक्रवातों की शक्ति का मापन किसे कहते हैं, टी स्केल से करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बैरोमीटर में पारे के तल के अचानक गिरावट किसका सूचक है। अचानक अगर बैरोमीटर का जो है पारा वह गिर जाए तो उसको क्या कहते हैं, यह तूफान का सूचक है, ठीक है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरिबियन सागर में, ठीक है। टोर्नेडो कहाँ पर उठता है, कैरिबियन सागर में।
हरिकेन चलते हैं, हरिकेन है मिसिसिपी घाटी में, ठीक है। हरिकेन कहाँ पर? मिसिसिपी घाटी में। फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें कहा जाता है तूफान, टाइफून, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विली विली नाम से जाना जाता है, ठीक है। टोर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान। प्रति चक्रवात का क्या विशेषता है? स्वच्छ आसमान। अगर आप लोग पूरा चैप्टर को ठीक से पढ़े हैं तो याद होगा सब क्वेश्चन। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान। क्योंकि प्रति चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं जो होती है वो बाहर की तरफ निकल रही होती है, ठीक है। बीच में होता है उच्च दाब और हवाएं बाहर की तरफ निकल रही होती है, इससे आसमान स्वच्छ होता है, ठीक है। चलिए एक चीज आप याद रख लीजिए, एक ही बार में बता दे रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए अमेरिका है, या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर यूरोप, यहाँ एशिया, यहाँ अफ्रीका, और यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए उत्तर अमेरिका में क्या है? टोर्नेडो, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जाता है? टोर्नेडो। यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? मिसिस हरिकेन, ठीक है। यहाँ इधर क्या कहते हैं? इस साइड टाइफून, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ठीक है। हमारे यहाँ पर साइक्लोन। चलिए प्रति चक्रवात के बारे में देख लिया। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है कहलाती है प्रति चक्रवात। उच्च दबाव, ठीक है, यही अभी हम लोग पढ़े। उच्च दबाव केंद्र में होगा, बाहर की ओर हवाएं निकलेगी, उसको क्या कहेंगे? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात जो होता है कहाँ पर कम उत्पन्न होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है गोलाकार। प्रति चक्रवात की जो आकृति कैसी होती है? सामान्यतः गोलाकार होती है। लेकिन चक्रवात का कैसा होता है? चक्रवात का जो होता है वह या तो अंडा शेप में होगा, या कैसा होगा? वी आकार में, ठीक है, वी आकार में, ठीक है। चलिए प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में उसके विपरीत होती है। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। टोर्नेडो है, टोर्नेडो क्या है? एक अति निम्न दाब केंद्र है। टोर्नेडो क्या है? एक तरह का चक्रवात है जिसमें बीच में क्या होगा? बहुत निम्न दाब होगा। भूमध्य रेखा के आसपास तो नहीं, लेकिन उत्तर अमेरिका विशेषकर है, ठीक है। उसमें डोल्ड्रम क्या है? डोल्ड्रम भी क्या है? अल्प दाब वाला क्षेत्र है। डोल्ड्रम क्या होता है एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए यह है विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर सूरज का रोशनी डायरेक्ट पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा? यहाँ पर पूरा हवा जो होगा यहाँ का ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, और इतना निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा कि वहाँ एकदम शांत एरिया हो जाएगा। उस शांत एरिया को क्या कहते हैं? निम्न दाब का क्षेत्र कहते हैं। या विषुवत रेखा है यहाँ से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ठीक है, इतना ही दूर में रहता है। किस मेघ को मोती की माता कहते हैं? तो मोती की माता किसको कहते हैं? पक्षाब मेघ को, सबसे ऊपर में जो रहता है, ठीक है। अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है वर्षास्त्री मेघ, ठीक है। अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है वर्षास्त्री मेघ, ठीक है। ऑक्टास मापनी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मेघ आच्छादन मापने के लिए ऑक्टास मापनी को यूज किया जाता है, ठीक है। ऑक्टास मापनी मेघ आच्छादन की मात्रा को मापने के लिए। नेफोमीटर मापा जाता है बादल की दिशा एवं गति के लिए नेफोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? कौन सा मेघ सर्वाधिक ऊंचाई पर? तो ये पक्षाब मेघ है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर पक्षाब मेघ। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं निम्न आर्द्रता के कारण। रेगिस्तानों में बादल क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि वहां पर आर्द्रता बहुत ही कम रहती है। आर्द्रता नहीं रहेगा यानी अगर वायु में नमी नहीं रहेगा तो वह भारी नहीं होगा और वह नीचे गिरेगा नहीं। किसी स्थान विशेष पर वर्षा निर्भर करती है, तो पर्वतों की दिशा पर। तो वर्षा किस पर निर्भर करती है? पर्वत की दिशा क्या है? क्योंकि पर्वत जो होता है वही बादल का दिशा मोड़ देता है, ठीक है। मोड़ क्या देता है? अगर मान लीजिए कि अगर पर्वत इस तरीके से है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगा, बादल यहाँ से सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर बादल इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ टकरा जाएगा और टकरा कर गिर जाएगा, ठीक है। तो पर्वतों की दिशा पर यह निर्भर करता है।
भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वहां पर संवहनीय वर्षा होती है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं संवहनीय वर्षा। शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में यह चक्रवाती वर्षा होती है। ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र किसको कहते हैं? ये यहाँ पर हो गया, जहाँ पर ये उष्ण क्षेत्र है, ये शीत क्षेत्र है, ये शीत और उष्ण वाला क्षेत्र है। तो जब ये यहाँ से गर्म हवा, यहाँ से ठंडा हवा जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होगा, क्योंकि गर्म और ठंडा हवा के मिलने से ही चक्रवात उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होगी। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है। यह किस प्रकार की वर्षा कहलाती है? पवन विमुख मतलब क्या हुआ? पवन विमुख ढालों पर अपेक्षाकृत पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है। तो देखिए, यह है पर्वत। इसमें से क्या होगा? पर्वताकृत, यानी पर्वत अगर बादल इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से हवा गया पवन विमुख, ठीक है, और यहाँ पर ही वर्षा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरफ वर्षा नहीं होगा, तो यह पर्वताकृत वर्षा होती है। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो यह पर्वतीय वर्षा होती है संसार में सबसे ज्यादा। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ साल भर 2 से 4 बजे तक वर्षा होती है। और किस तरह की वर्षा? संवहनीय वर्षा। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय, जाड़े की ऋतु में ही वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश किस क्षेत्र को कहते हैं? पर्वतों के पवनाभिमुख। ठीक है, यानी कि जो अभी हमने बताए थे, इस तरफ से अगर बादल आ रहा है, यहाँ पर वर्षा हो जाएगा टकरा के, और इस तरफ नहीं होगा, पवन मतलब कि पर्वत के दूसरे तरफ। तो इसको क्या कहते हैं? पर्वतों के पवनाभिमुख ढालों को, ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। समान वर्षा वाले मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। ये पहले भी देख चुके हैं। आइसोहाइट कहते हैं समान वर्षा की मात्रा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो यह संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र व मानचिन्ड्रम, ठीक है, मेघालय मानचिन्ड्रम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो अटाकामा, चिली में। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, AgI, सिल्वर आयोडाइड। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? कम आर्द्रता के कारण। क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पर आर्द्रता बहुत कम होता है, यानी पानी में नमी बहुत कम होता है, जिसके कारण हवा में नमी कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन है? पक्षावस्तरी बादल। बार बार पूछा जा रहा है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला बादल कौन सा है? पक्षावस्तरी बादल। उसके बाद किस प्रक्रिया में जलवाष्प गैस से तरल अवस्था में बदल जाता है? तो जलवाष्प जब तरल अवस्था में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। मेघों का निर्माण किस प्रकार होता है? अस्थिर वायु द्वारा। तो मेघों का निर्माण किस तरह होता है? अस्थिर वायु, अस्थिर है, और उसके बाद उसमें क्या होता है? नमी ग्रहण करने के बाद वह संघनित हो जाता है। तो अस्थिर वायु द्वारा मेघों का निर्माण होता है। पक्षाभ मेघों का रंग श्वेत और बनावट कैसी होती है? पक्षी के पतले पैरों जैसे। ठीक है, पक्षी के पतले पैरों जैसा होता है। ठीक है, इसको अगर हम देखें, थोड़ा गड़बड़ बन गया, इस तरीके का पक्षी के पैर की तरह होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पक्षावस्त्री कहते हैं। चलिए, तो इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? एक क्विक रिवीजन देख लेंगे तीनों पार्ट का। ठीक है, एग्जाम टाइम रिवीजन, ताकि आप एग्जाम टाइम में एक बार रिवाइज करके जा सके। तो इसके बाद जो वाला वीडियो आएगा वो आपको एग्जाम टाइम में जरूर से जरूर देख के जाना है। ठीक है, थैंक यू।